तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 की पहली क्लास। जी हां, आज से हम सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज ये पहली क्लास है आपके नेक्स्ट सीटेट की, जो आपका सीटेट होने वाला है, जो कि जुलाई के एंड में आपका एग्जाम होगा। और अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की कि आपके फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगे, तो वो भी लगभग अप्रैल के एंड में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हम उसका इंतजार नहीं करेंगे कि पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा, हम फॉर्म भर देंगे, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये गलती पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल सीटेट के एंड में तैयारी स्टार्ट करते हैं, समझ नहीं आता, कॉन्सेप्ट सीखें, लेक्चर क्लासेस करें, टॉपिक वाइज क्लासेस करें या प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्या करें कुछ समझ नहीं आता और तैयारी ठीक से हो नहीं पाती और सीटेट में फेल हो जाते हैं, सीटेट अच्छे से नंबरों से पास नहीं होता। तो ये गलती इस बार नहीं करनी। इस बार हम जल्दी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपका जो है तैयारी बिल्कुल बेसिक लेवल से हो, बुनियादी लेवल से हो और एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल जड़ से सीखते हुए जाएं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, यानी कि सीटेट के बारे में कुछ भी नहीं आता, तो भी आप बिल्कुल फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी होगी। मैं आपको इस बार जो है एक एक टॉपिक, एक एक शब्द सिखाने वाला हूं, छोटे से छोटा, और साथ में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऊपर लेवल तक जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग इतनी जबरदस्त बनेगी कि बेहतरीन से भी बेहतरीन कोई आपको फेल नहीं कर सकता। जबरदस्त तैयारी। अब इसमें क्या क्या करेंगे हम? इसमें एक तो हम लेक्चर वीडियोस कर रहे हैं जिसका नाम है सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लासेस रहेंगी, ये चलेंगे आपकी टॉपिक वाइज, और वो भी सारे सब्जेक्ट की। मैथ हो गया, हिंदी हो गई, चाहे इंग्लिश हो गई, चाहे आपका संस्कृत, सीडीपी, साइंस, एसएसटी, जो भी, मतलब टोटली सारे सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियो जरूर होंगी। इस बार कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी पूरी होंगी और इसमें आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, यानी कि टॉपिक आपको अगर समझ में आ गया, और एक बार टॉपिक समझ आ गया ना, फिर प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रश्न आप बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। मेन बात तो यही होती है ना कि हम जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, जो भी टॉपिक हमारा है। तो जो सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स दिए हैं उसके हिसाब से हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, सारी थ्योरी पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से, साथ में फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, तो टोटल मिला के कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। और अगर आप अभी से रेगुलरली क्लास करेंगे, अभी से साथ में जुड़ेंगे, तो 130 125 30 तो नॉर्मल स्कोर जाएगा, 135 तक आपका स्कोर मैं पहुंचवा दूंगा सीटेट में, और जबरदस्त तैयारी आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट है वो साथ में जुड़ जाओ अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, कोई जो है मतलब मुश्किल काम नहीं है। फिलहाल बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रेगुलर रहना, बीच बीच में छोड़ोगे क्लास या बीच बीच में जो है स्किप करोगे चीजें, वीडियो पूरी नहीं देखी, पूरा लेक्चर नहीं देखा, आधा देखा, लगा कि ये तो मुझे आता है ये वाला टॉपिक, और फिर उसको छोड़ के चले गए, तो आता तो पहले भी था। मतलब अब ये बताओ, अगर मैं आपसे एक फॉर एग्जांपल कहूं कि आप कहेंगे कि मुझे हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत आता है, मैंने पढ़ रखा है, तो ये वीडियो में नहीं देखूंगा। या फिर दूसरा कोई कि जीन प्याजे का सिद्धांत तो मैंने 2-3 बार पढ़ रखा है, मैं दोबारा इसको नहीं पढ़ना चाहता, बस मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। अगर आपने वाकई में उसको पढ़ रखा होता, तो फिर उसके प्रश्न आपके गलत क्यों हुए? उससे जो प्रश्न आए आपके वो गलत क्यों हुए? क्यों एग्जाम में आप फेल हो गए, या क्यों आपसे जो है सॉल्व नहीं हुए? इसका मतलब आपने उसको ठीक से नहीं पढ़ा। आपने उसको पढ़ा है लेकिन समझा नहीं है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ चीज छूट गई है। तो ये गलती इस बार मत करना। अब जैसे आज का टॉपिक है, मान लो आज का टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि वृद्धि और विकास तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सबको पता है विकास क्या होता है, सबको पता है वृद्धि क्या होती है, लेकिन फिर इससे संबंधित प्रश्न गलत क्यों हो जाते हैं एग्जाम में? क्योंकि इसके बीच में कुछ तो पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता। तो ये नजरिया लेके इस बार क्लासेस करना कि अगर मुझे पूरी क्लास में से इस टॉपिक के बारे में अगर मान लो 6 पॉइंट पता है, 7 पॉइंट पता है, तो 3 पॉइंट ऐसे जरूर होंगे जो मुझे नहीं पता होंगे। तो 7 पॉइंट का रिवीजन हो जाएगा, और नए 3 पॉइंट्स जो होंगे वो मुझे अगर पता चल जाएंगे, तो वो 7 वाले भी पक्के हो जाएंगे। जब 10 के 10 पॉइंट्स पता होंगे, फिर प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये तरीका होता है सीखने का। ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई टॉपिक आधा आता है तो मैं उसको पढ़ूंगा ही नहीं। टॉपिक शुरू से एंड तक पूरा पढ़ो और बिल्कुल समझो। इसीलिए मैं आपकी लेक्चर वीडियो करा रहा हूं आपको, इसीलिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना इसमें मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, मैं आपको क्यों कराऊंगा फिर? तो मैं इसीलिए करा रहा हूं आपको बेसिक से, और सारे सब्जेक्ट का बेसिक से ही करेंगे, एक एक टॉपिक लेकर के। चलिए फिलहाल अब हम शुरू करते हैं, काफी बातें हो चुकी हैं, है ना? बस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और शेयर भी कर दो जहां पे भी आप करते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो जहां पे, है ना? तो फटाफट से इसको शेयर कर दो, और नए बच्चे जितने भी हैं वो सब्सक्राइब कर लो। अभी दोबारा याद दिला रहा हूं, सीटेट अगर 100% पास करना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से आपका सीटेट रुकेगा नहीं, पास हो जाएगा। अभी अगर बात करें तो पिछले वाले सीटेट में 71.4% रिजल्ट है, मतलब टोटली बच्चे हमारे पास हुए हैं, जो भी कुछ दिन पहले। कुछ बच्चे फेल जो हुए हैं वो थे जो बिल्कुल लास्ट में 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले ऐड हुए थे चैनल पे, उनका टोटल मिला के 71.4% है। अगर मैं आपका
10 दिन पहले अगर लास्ट के 10 दिन के बच्चों को अलग कर दूं ना, तो फिर हम पीछे का तो कम से कम 95% बच्चे पास ही हो गए हमारे सारे के सारे। तो ये रिजल्ट है आपका, अब आप देख सकते हैं। और हाँ, जो आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लासेस चल रही हैं वो यहाँ से देखेंगे आप। सीटेट क्लासेस लिख के सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो सामने इस तरह से आ जाएगी वीडियो, देख सकते हैं क्लास 1 ये हिंदी की सीडीपी की। उसके अलावा प्लेलिस्ट बनी रहेगी आपकी हर सब्जेक्ट की, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखते रहेंगे और साथ में आप नोट्स जरूर पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसकी शायद टच वाला केबल निकला हुआ है, 1 मिनट बस वेट करेंगे, मैं जरा इसको लगा दूं, है ना। हम्म। तो साथ में जो है लेक्चर वीडियोस के साथ में आप नोट्स जरूर पढ़ेंगे और नोट्स मिलेंगे आपको ऐप पे, एसए टीचर अकेडमी ऐप है, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड कर लो और इसको फोन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना। यहाँ पे आपको जो है सारे पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपके बहुत जबरदस्त हैं। कमेंट में आपने कल पूछा था किसी से, किसी बच्चे ने लिखा था कि सर जो नोट्स बता रहे हैं क्या ये वाकई में एग्जाम में आए थे, तो आप उसका जाके देख सकते हैं बच्चों ने फीडबैक क्या दिया हुआ है कमेंट में। और अभी जो भी बच्चे देख रहे हैं वो खुद भी कमेंट दे सकते हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो फीडबैक जरूर देना हमारी क्लासेस के और नोट्स के बारे में, ताकि नए बच्चों को पता चले, ठीक है। तो आप स्टूडेंट हो, आप अगर लिखोगे अपना फीडबैक दोगे तो उन तक जो है सही खबर पहुंचेगी, है ना। तो मैं बता दूं कि इन नोट्स में से आपके 126 नंबर फर्स्ट पेपर में और 122 नंबर सेकंड पेपर में फंसे हैं नोट्स में से क्वेश्चंस। तो समझो अगर नोट्स भी आपने पूरे रट लिए ना, रटना नहीं है वैसे, मैं रटने का शब्द यूज कर दिया, लेकिन समझना है, तो इनमें से आपका पूरा एग्जाम फंस जाता है और आपका सीटेट निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारी क्लासेस में क्लियर होगा, मतलब कुल मिलाकर सीटेट को छोड़ेंगे नहीं, पक्की तरीके से जो है सीटेट इस बार जो है निपटेगा आपका। चलिए फिलहाल करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट और एक एक चीज को ध्यान से समझना। देखो, तो सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हम। अगर बात करें तो बाल विकास से ही स्टार्ट करेंगे। तो बाल विकास क्या होता है, विकास क्या होता है पहले तो, है ना, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है आपका। तो डेवलपमेंट को अगर हम जनरली देखें तो बदलाव को या परिवर्तन को, ऐसा बदलाव जो हमें उन्नति की तरफ ले जाए उसको विकास कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने कि हम जैसे मान लीजिए हमारे देश के जो मंत्री लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो कहते हैं ना कि हमने अपने देश का विकास किया है या हम अपने देश का विकास कर रहे हैं या फिर अपने शहर का विकास कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ोतरी की तरफ ले जा रहे हैं और कुछ बदलाव वहां हो रहा है ना। हम बदलाव लाएंगे, आप हमें वोट दो, हम बदलाव लेके आएंगे। तो बदलाव और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये समझ लो। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा तो विकास होगा। अब यही चीज अगर हम लेके आ जाएं बाल विकास में, यानी कि बच्चे का या ह्यूमन का या एक शरीर का या एक इंसान के विकास की अगर हम बात करेंगे, मानव विकास की, तो अरस्तु ने एक परिभाषा दी है विकास को लेकर के कि विकास जो है वो बच्चे के आंतरिक और बाह्य कारकों में होने वाला परिवर्तन है। आंतरिक और बाह्य कारकों में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। वैसे विकास की बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी लगती है मुझे कि आंतरिक जो हमारे इंटरनल है, बाह्य कौन से हो गए, जो हमारा शरीर है वो तो बाहरी हो गया, यानी कि हमारे हाथ पैर आंख नाक मुंह ये सब चीजें तो शरीर तो बाहरी हो गया। और जो हमारा आंतरिक है, जैसे कि हमारा मानसिक क्षमता, हमारी मन, यानी कि जिसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, सोशलाइजेशन जो हमारा व्यवहार व्यवहार है, वो बिहेवियर, वो हो गए हमारे आंतरिक। तो आंतरिक भी और बाहरी भी इन चीजों में बदलाव होना, परिवर्तन होना ही आपका बाल विकास है, कुल मिला के बात करें अगर। तो एक चीज तो आप यहाँ पे नोट कर लो, कई बार अभी जो है सीटेट में एक प्रश्न भी आया था विकास के बारे में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो वहां पे लिखा था विकास एक कारकीय है, विकास अपरिवर्तनीय है, विकास बहुआयामी है। तो वहां पे कुछ लोग कहते हैं अपरिवर्तनीय, यानी कि विकास को बदला नहीं जा सकता, तो अपरिवर्तनीय वाला सही लगा के आ जाते हैं। नहीं, वो गलत है। विकास बहुआयामी है ये बात सत्य है, लेकिन अपरिवर्तनीय है ये गलत है, क्योंकि परिवर्तनीय है। भाई विकास का तो मतलब ही बदलना है, या विकास का मतलब ही परिवर्तन होना है। तो बदलेगा तो विकास होगा, इसलिए विकास होता है परिवर्तनीय, यानी कि परिवर्तन होगा तो विकास होगा। तो ये शब्द आप हमेशा याद रखना। ये आपको जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आएगा ना, तो ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कॉन्सेप्ट में ट्रिगर होगा दिमाग में कहीं ना कहीं। अब उसके अलावा बात करें तो विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप सब जानते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती रहती है। जब से बच्चा, मतलब बच्चा जन्म जन्म नहीं, बल्कि जब से जो है माता, एक माता या एक लेडी जब बच्चे को कंसीव करती है अपने गर्भ में,
तब से ही, पहले दिन से ही आपका जो है बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, है ना? जब अंडाणु शुक्राणु मिले हैं, तब से ही बच्चे का विकास स्टार्ट हो गया, है ना? क्योंकि जो माँ के पेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी विकास का ही हिस्सा है। वहाँ पे पहले बच्चे का जो है शरीर के अंग बनना स्टार्ट होते हैं, ब्रेन बनता है, तो हम देखते हैं ना कि पहले महीने में कितना विकास हुआ, दूसरे महीने में कितना, तीसरे महीने में बच्चे का कितना विकास हुआ, फिर 5 महीने में बच्चा जो है कितना जो है माँ के पेट में ही आजकल तो इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि वो पूरा उसका जो है फ़ोटो निकाल लेते हैं, बिल्कुल उसका वीडियो आपको दिखा देंगे, है ना? कि किस तरह से बच्चा जो है एक्टिविटी कर रहा है माँ के पेट में, किस तरह से उसके हाथ-पैर हैं, वो सब चीज़ें आपको अलग से दिख जाएँगी। तो कुल मिला के जो गर्भावस्था में भी जो डेवलपमेंट है, उसको भी हम विकास का ही हिस्सा मानेंगे। तो गर्भधारण से स्टार्ट होगा और मृत्यु तक आपके चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल निरंतर। ये ऐसा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। कभी विकास जो है स्लो हो जाता है, कभी बहुत तेज़। जैसे हमारा मूड होता है ना, कभी हम बड़े सुस्त रहते हैं, आज तो सोने का मन कर रहा है, कहीं कुछ जाने का मन, किसी दिन आज तो डांस करने का मन कर रहा है, नाचने का, भागने का मन कर रहा है। ऐसे ही होता है डेवलपमेंट, कभी बहुत सुस्त, कभी बहुत तीव्र, कभी बहुत सुस्त, कभी तीव्र। इस तरह से परिवर्तनीय है, लेकिन चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो रुक जाएगा, रुक गए तो आप खत्म समझो फिर तो। उसके अलावा विकास बहुआयामी है आपका, यानी कि इसके मुख्य प्रकार से 4 आयाम हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे आयाम हैं इसके। तो बहुआयामी इसलिए क्योंकि इसका कोई एक सीधी रेखा में चलने वाला नहीं है, विकास को हमने बाँट दिया। सामाजिक विकास अलग है, संज्ञानात्मक विकास अलग है, नैतिक विकास अलग है, भाषा विकास अलग है, तो इसलिए हमने इसको आयामों में, भागों में बाँट दिया। तो आयाम का मतलब भाग ही समझ लो आप। तो ये बहुआयामी है ना? ये बात हमेशा याद रखना। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा विकास के मुख्य आयाम कौन-कौन से होंगे आपके? तो 4 मुख्य आयाम हैं। ये प्रश्न आपका कम से कम 5-6 बार आ चुका है सीटेट में अब तक को, अगर हम सारे पेपर देखें, तो ये पता होना चाहिए आपको कि मुख्य आयाम कौन-कौन से होते हैं। मुख्य प्रकार कह लो इनको, अगर आपको आयाम याद ना रहे ना, ऐसा शब्द लगे कि हैवी शब्द है, तो प्रकार कह लेना कि 4 प्रकार का होता है। उसके अलावा जो है वो सब इनके अंदर ही आ जाएँगे। पहला है आपका शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास दूसरा, तीसरा है सामाजिक और चौथा हो गया संवेगात्मक। तो फिजिकल डेवलपमेंट तो आप सबको पता है, यानी कि हमारे शरीर में जो बढ़ोतरी हो रही है, हमारे वज़न में, हमारी लंबाई में, बच्चे की लंबाई में वृद्धि हो रही है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं, बच्चे की हेयर ग्रोथ हो रही है और भी शरीर में थोड़ा चेंजिंग आती है, बॉडी शेप बदलता है जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं। लड़कियों में फिजिकली चेंजिंग आती है, लड़कों में भी आती है, दाढ़ी-मूंछें आने लगती हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा। और बड़ा होगा तो उसके कंधे चौड़े होने स्टार्ट हो जाएँगे, शरीर में परिपक्वता दिखेगी। तो वो सब चीज़ें एक शारीरिक विकास का ही हिस्सा है। अभी आगे पढ़ेंगे हम, विकास की अवस्थाएँ में कौन-कौन सी अवस्था में क्या-क्या विशेषताएँ हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो फिजिकल डेवलपमेंट तो ये हो गया आपका। दूसरा है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बेसिकली जो मानसिक प्रक्रियाएँ हैं, यानी कि हमारे दिमाग से रिलेटेड जितने भी काम हैं, वो सारे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। अब ये संज्ञान शब्द का मतलब अगर आप सीधा भी समझना चाहें ना, संज्ञान का मतलब होता है समझ आपकी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, कुल मिला के आपकी बात यही है। तो जितनी भी आपकी समझ से या आपके दिमाग से, मन से, मन नहीं मानसिक, सॉरी, मानसिक क्षमता से संबंधित आपका सोचना, आपका क्या कहें, आपकी स्मृति हो गई कि आपकी याददाश्त कैसी है, या फिर आपकी रुचि भी, आप किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, वो भी इसी में आ जाती है। और भी जैसे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह से आप जो है किसी चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी तार्किकता, आपका क्या लॉजिक है, ये सारी की सारी जितनी भी ऐसी क्षमताएँ हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, वो सारी संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा हैं। तो संज्ञानात्मक विकास अपने आप में एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, व्यापक है। आगे-आगे पढ़ते रहेंगे, अभी तो बहुत लेक्चर आएँगे। सामाजिक विकास हो गया आपका सोशल डेवलपमेंट, जैसे जैसे कि आप अपने कम्युनिटी में, इस दुनिया में, अपने समाज में किस तरह से रहना चाहते हैं। आपके समाज में कुछ नियम बने होते हैं कि ये नियम, ये काम सही है समाज के हिसाब से और ये गलत है। जैसे कि चोरी करना आपका गलत है, तो सामाजिक विकास अगर बच्चे का नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं होगा भी चोरी करना गलत है, या किसी को गाली देना गलत बात होती है, ये पता ही नहीं होगा अगर उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ, है ना? तो सामाजिकता सिखाई जाती है समाज के द्वारा ही, माता-पिता के, स्कूल के, टीचर के, लोगों के, पड़ोसियों के द्वारा ही सामाजिक विकास होगा। कुल मिला के समाज में किस तरह से हमें रहना है, एक अच्छा व्यक्ति बन के, वही सामाजिक विकास है। संवेगात्मक विकास हो गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस और इमोशनल डेवलपमेंट दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि इमोशंस तो नेचुरल होते हैं, इमोशंस तो जानवरों में भी होते हैं। भाई जानवर भी ऐसे हैं जो रोते भी हैं, और जानवर ऐसे हैं जो हमला करते हैं आपके ऊपर, उनको गुस्सा भी आता है। तो अगर आपने उनको छेड़ा
तो वो आपको खा जाएंगे। सांप के पर अगर आपका पैर रखा गया वो आपको डस लेगा। शेर के आगे अगर तो आपने आंखें दिखा दी तो शेर आपको कर देगा, है ना? तो उनका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो पूरा प्रतिवर्त रूप से ही अपने इमोशंस का इज़हार करते हैं, वो नेचुरल तरीके से करते हैं। लेकिन मनुष्य, एक ह्यूमन अपनी नेचुरल रूप से अपने इमोशंस का इज़हार नहीं कर सकता, यही इमोशनल डेवलपमेंट है। कहते हैं ना, मैं इमोशनली मैच्योर नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मैं तो किसी भी लड़की को देख के उसके सामने रो जाता हूँ। अब लड़की कहेगी कि मुझसे तो कुछ देखा नहीं जाता, कोई मेरे से आके कुछ भी बोल दे और मेरा बेवकूफ बना के चला जाएगा वो। तो इसका मतलब इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ आपका। इमोशंस अलग हैं, इमोशनल डेवलपमेंट अलग है। यानी कि अपने इमोशंस को किस तरह से यूटिलाइज करना है। मान लीजिए मुझे रोना आ रहा है, तो मैं नहीं रो सकता ना हर किसी के सामने। ऐसा नहीं ना कि मैं सड़क पे किसी पब्लिक के सामने रो लूंगा, मैं अपनी माँ के सामने रो लूंगा, मैं अपनी बहन के सामने रो सकता हूँ, है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सड़क पे जाके किसी के सामने भी रोने लग जाऊंगा। उसी प्रकार से अगर मुझे गुस्सा आया, तो सड़क पे अगर मुझे कहीं पे गुस्सा आया, तो इसका मतलब ये नहीं मैं सामने वाले को थप्पड़ मार दूंगा। मुझे पता है भाई वहां पे अगर कुछ किया तो पूरा हंगामा मच जाएगा और पुलिस भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे वहां पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ये है इमोशनल डेवलपमेंट, कि अपने इमोशंस को, अपने संवेगों को कहाँ पे दर्शाना है, कहाँ पे नहीं दर्शाना है, किस तरह से उनका इस्तेमाल करना है फिलहाल। तो ये है बेसिक। अब आगे अगर बात करें हम, अभी इनके बारे में पूरा अलग-अलग भी वीडियो लाऊंगा मैं, तो कौन सी स्टेज में बच्चा कितनी उम्र में कौन से डेवलपमेंट दर्शाता है, उसको हम जो है एक-एक तरीके से अलग-अलग वीडियो में पढ़ेंगे, है ना? अब बात करें हम नेक्स्ट, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस कौन-कौन सी है, यानी कि जो बच्चा जन्म से और बड़ा हो रहा है, तो किस किस अवस्था में बांटा गया है, वो क्या है? पहली अवस्था तो गर्भधारण है, जिसको हम गर्भावस्था कहेंगे। ये तो आपका प्रेगनेंसी होगी, यानी कि जन्म से पहले की, है ना? ये तो जन्म से पूर्व हो गया आपका, जन्म से पहले। देखो जिस तरह से ये बच्चा दिख रहा है, मतलब आपको कि किस तरह से एक बच्चा जो है धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है और वो वयस्क व्यक्ति बन जाएगा, है ना? दूसरी अवस्था क्या है आपकी? शेष अवस्था है। शेष अवस्था होती है आपकी जन्म से स्टार्ट होगी। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, है ना? ये ब्लू ब्लू मैच हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो ये हो जाएगी शेष अवस्था आपकी कब से? जन्म से लेकर के और आपका जो है 2 वर्ष तक की हो जाएगी, है ना? फिर आपकी आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बाँटा है इन्होंने। बाल्यावस्था एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, एक मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक वाली जो होती है, वो होगी आपकी 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की, और जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होगी वो 6 से 12 वर्ष तक की होगी। ठीक है? मेन जो अगर हम बात करें बाल्यावस्था जो मेन होती है वो मध्य ही होती है, ये वाली। लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था का अपने आप में साइकोलॉजी में बड़ा रोल है। इसमें आपका डेवलपमेंट बहुत सारे होते हैं, जिनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किशोर अवस्था आपकी 12 साल से 18 साल हो जाएगी, ठीक है? और एडल्टहुड आपका जो हो जाएगा ये 18 के बाद जो है फिर मृत्यु तक का ये एडल्टहुड ही रहता है, वयस्क अवस्था। हालाँकि इसको भी भागों में बाँटा है। इसको भी हम कई भागों में, जैसे प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से हम बाँटते हैं, लेकिन उनका कोई ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी में अगर हम बात करें बाल विकास में या बाल मनोविज्ञान में, तो उसमें जन्म से लेके और किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ये सवाल एक बार यूपी टेट में आया था। कौन से ईयर में आया था? 2018 में शायद। मतलब मैंने खुद देखा है ये, तो दो एक उसमें आया था यूपी टेट में एक प्रश्न, कि आपका जो है बाल मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान में बालक की कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन होता है? तो सबने लिखा गर्भधारण से लेकर के और वयस्क अवस्था तक। तो ये एक चीज गलत हो गई। उन्होंने आपसे ये पूछा था कि अध्ययन, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि अवस्थाएं कितनी है या कहां से कहां तक स्टार्ट होती है। उन्होंने बोला अध्ययन। अध्ययन जो हम करते हैं बाल मनोविज्ञान में, या आपने किताब अगर आप पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान की, तो उसमें सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? शेष अवस्था से। शेष अवस्था में बच्चा ये सीखेगा, बच्चा रोएगा, बच्चा ये करेगा, वो करेगा। किशोर अवस्था में ये करेगा, ये करेगा। उसके बाद वयस्क अवस्था में क्या करेगा? कभी पढ़ा है आपने? कभी नहीं पढ़ा होगा। वयस्क अवस्था में वो मर्जी जो भी कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। अब वो बड़ा हो गया, बात खत्म हो गई। तो वयस्क अवस्था अध्ययन में बाल मनोविज्ञान में शामिल नहीं है। सिर्फ शेष अवस्था से स्टार्ट करके किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ना तो गर्भधारण का होगा, ना वयस्क अवस्था का, ठीक है? गर्भधारण का जो भी अध्ययन होता है वो मेडिकल साइंस में होता है। फिलहाल यहाँ से आपका होता है ये। अब ये तो चीज़ों, इसमें नॉर्मली आपको पता चल गया इसके अंदर कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, ये समझते हैं, क्योंकि प्रश्न तो वहीं से बनेंगे, ठीक है? मज़ा आ रहा है नहीं क्लास करने में? पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ। सही लग रही है क्लास आपको? लग रहा है मज़ा आ रहा है कुछ, है ना?
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार जरा मुझे बताना भी कमेंट करके, है ना? देखो, बाल विकास की अवस्थाओं की अगर बात करें तो पहली अवस्था में कौन-कौन से गुण आ जाएँगे आपके शेष अवस्था में? इन्फेंसी इसको कहते हैं हम इंग्लिश में, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें विकास जो है वो सबसे तीव्र अवस्था से होगा, ठीक है? इसमें विकास क्या होगा? सबसे तीव्र अवस्था से होगा। अब क्या सारे विकास तीव्र अवस्था से होंगे? नहीं, सारे विकास नहीं होंगे। क्योंकि अब अगर हम बात करें भाषा विकास की, तो भाषा विकास जो होता है वो होता है पूर्व बाल्यावस्था में। 2 साल से लेके 6 साल तक की अवस्था में भाषा विकास सबसे तेज़ी से होता है। इस अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें मेन शारीरिक विकास सबसे तेज़ होता है। बच्चा जो है इतना छोटा-सा पैदा होगा और 2 साल में बच्चा कम से कम 2 फीट या 1.5 फीट का तो हो ही जाता है ना? 2 फीट का भी हो जाता है बच्चा। तो सोचो कितनी जल्दी डेवलपमेंट हुआ और बच्चा जिसको अपना हाथ-पैर हिलाना भी नहीं आता था, वो बच्चा आज भाग रहा है, दौड़ रहा है, चीज़ें कर रहा है वो अपने आप से, है ना? तो इस अवस्था में कितनी तेज़ विकास हुआ। तो अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि विकास कौन-सी अवस्था में सबसे तेज़ होता है, तो शेष अवस्था। और अगर कहें शारीरिक विकास कौन-सी अवस्था में सबसे तेज़ होता है, तो भी शेष अवस्था। उसके अलावा पर्टिकुलरली अगर और चीज़ें पूछेंगे, जैसे कि सामाजिक विकास का पूछें, कि सामाजिक विकास कौन-सी अवस्था में सबसे तेज़ होता है, तो सामाजिक विकास तो दोनों जो बाल्यावस्था वाली है, तो बाल्यावस्था में तेज़ होता है, जो सामाजिक विकास है। और भी चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे आगे हम प पढ़ते रहेंगे, है ना? बाकी डेवलपमेंट तो स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं सारी अवस्थाओं में। हुँ। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है। प्रतिवर्त क्रिया का मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब ये समझ लो जो चीज़ खुद से हो जाए अपने आप, यानी कि ऑटोमैटिक, अपने आप। ऑटोमैटिक प्रक्रिया है ये। तो प्रतिवर्त क्रिया उसी को कहेंगे जो ऑटोमैटिक हो रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पलकों का झपकना। अब पलकों का झपकना जो है वो एक ऐसी क्रिया है जिस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। मतलब ये बाल्यावस्था में भी थी, अभी भी है, मृत्यु तक रहेगी। अभी भी आप चाहें भी तो अपनी पलकों को खुला नहीं रख सकते। मतलब अगर जानबूझ के रखना चाहेंगे कि मैं तो रख सकता हूँ ऐसे में, मतलब आँखों को मैं पलकें नहीं झपकाऊँगा, ब्लिंक नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो कितनी देर कर लोगे? 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद। 5 मिनट तो लिमिट होती है, 5 मिनट तो आप अगर 2 मिनट भी कर लिया, आपकी आँखों से पानी आ जाएगा और आपको आँखों में मिर्च लगनी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे ट्राई करके देखना। तो ये प्रक्रिया है और इसमें हमें महसूस भी नहीं होता कि ये चीज़ हो रही है। इसकी सबसे खास बात ये है, प्रतिवर्त क्रियाओं में हमें महसूस भी नहीं होता कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन हो रही है। जैसे आपका दिल का धड़कना, प्रतिवर्त क्रिया है। हालाँकि मुझे नहीं लगता आपने कभी पढ़ा होगा ये चीज़, लेकिन अगर आपका हार्ट जो है वो धड़क रहा है, तो उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप उसको रोक थोड़ा सकते हैं, अगर रोका तो फिर रोको, अगर उसको रोकने की कोशिश करी तो फिर तो राम नाम सत्य है ना? तो वो दिल का धड़कना जो है वो अपने आप में प्रतिवर्त क्रिया है। हालाँकि वो ये होता है कभी-कभी कि अ, कुछ ऐसे इमोशंस आते हैं जिसमें उसकी स्पीड तेज़ हो सकती है, जैसे हमें गुस्सा आ गया तो बहुत तेज़ स्पीड हो जाती है। अपने फेवरेट पर्सन को सामने देख लिया, मान लो कोई क्रश है आपका, लड़की कोई है जिसे आप पसंद करते हैं और अचानक से आपके सामने आ जाए तो आपका दिल धड़कने लग जाएगा बहुत तेज़-तेज़, है ना? वो एक अलग इमोशन है। तो ये उसी प्रकार से मुँह में लार आना, जैसे कि आपको खाने मतलब भूख लगी है मान लीजिए और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जो आपकी फेवरेट है, खाना, तो आपके मुँह में ऑटोमैटिक लार आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसको कहते हैं ना मुँह में पानी आना। अगर मैं अभी आपके सामने ज़िक्र करूँ नींबू नींबू खाया अभी आपने? अगर नींबू को मैं बीच में से काट के और आपकी जीभ पे निचोड़ दूँ, 1 बूँद, 2 बूँद, ये मैंने किया नहीं है। ये मैंने सिर्फ़ आपको बताया है, लेकिन सुन कर के ही आपके मुँह में पानी आ गया होगा इस टाइम। तो ये प्रतिवर्त क्रियाएँ हैं। अब क्या होता है कि बड़े व्यक्तियों में तो कुछ ही होती हैं, थोड़ी-सी होती हैं, लेकिन बच्चों में जो शिशु है आपका, शिशु में सारी ही प्रक्रियाएँ प्रतिवर्त हैं। उनका सबसे पहली प्रतिवर्त क्रिया होती है आपका चूसना। सबसे पहली प्रतिवर्त क्रिया की बात करेंगे तो चूसना। ये आपका जो है पहली प्रतिवर्त क्रिया है जो जन्म के समय ऑलरेडी रहती है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो बच्चा जो है दुग्धपान नहीं कर पाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा और उसको वो माता का दूध नहीं पी पाएगा, तो उसका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये उसके लिए ईश्वर ने मतलब ये ऑलरेडी प्रक्रिया उसके अंदर दी है कि वो ये क्षमता उसके अंदर रहे और वो अपने जीवन के लिए अपना भोजन ग्रहण कर सके। और ये प्रतिवर्त क्रिया जो है सबसे पहली है। अगर आपसे कभी पूछा जाए दुनिया की सबसे पहली प्रतिवर्त क्रिया कौन-सी है तो यही है।
सबसे पहले। उसी प्रकार से आपका जो है, अगर हम बात करें उनके जो है मटेरियल जो हमारा होता है, जो भी हम खाते हैं, जो भी वो विसर्जन की बात करें, चाहे वो पोटी करना हो, चाहे आपका मूत्र हो, वो सारी चीज़ें भी क्या है बच्चे की प्रतिवर्त है। बच्चे का उस पे कोई कंट्रोल नहीं है, हमें तो कंट्रोल रहता है। अगर हमें लगा भी है, तो हम तो कंट्रोल रखते हैं ना कि भाई अगर हम किसी मीटिंग में हैं और हमें सूसू आ गया तो करेंगे थोड़ा, हम ये सोचेंगे ना कि भाई मीटिंग खत्म हो जाएगी, चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, कंट्रोल रखते हैं। हमारी मर्ज़ी की बात है वो, है ना? लेकिन बच्चे की कोई मर्ज़ी नहीं है उस पे, बच्चा तो जहाँ पड़ा है, चाहे किसी की गोद में है, चाहे घर पे कहीं कहीं भी, भाई राजा है वो। तो ये हैं आपकी प्रतिवर्त क्रियाएँ कि सारी की सारी क्रियाएँ जो है वो ऑटोमैटिकली चलती रहती हैं, उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक? चलिए उसके अलावा ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखना होता है। ज्ञानेंद्रिय कौन-सी है हमारी? हमारा हाथ टच हो गया, हमारा देखना हो गया और जो खाना है उसमें टेस्ट आ जाएगा जीभ आपका। तो कुल मिला के जो है देख करके और छू करके ही चीज़ों को सीखता है और वो मानसिक रूप से नहीं सीखता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बात करें बड़े व्यक्ति की, तो मैं बोल करके अगर आपको कोई बात बताऊँ, तो आप उस चीज़ को सीख जाएँगे। अगर मैंने आपसे कहा कि भई एक जो होता है अगर आपके हाथ पे पेट्रोल लगा हुआ है, मान लीजिए आपने हाथ में अभी पेट्रोल आपके हाथ में लगा है, तो आपको गैस नहीं जलाना। ये बात आपको पता है ना? या मैं आपको बता रहा हूँ आप समझ जाएँगे। आप बच्चे को बताएँगे वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। मानसिक रूप से कुछ नहीं सीखता वो सिर्फ़ करके सीखता है। वो उसको छू लेगा, गरम पतीला रखा है, आग का कोयला है, उसको कोयले को उठा के मुँह में डाल लेगा। जब पता चलेगा ना कि हाथ जला है, तब सीखेगा। तो कुल मिला के ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, वो सुन करके, देख करके नहीं सीखेगा वो। तो वो हाथ से छू करके और उसी प्रकार से सीखेगा, वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही सीखेगा बच्चा। सामाजिकता की बात करें हम तो अपने और परायों में फ़र्क जानने लगता है थोड़ा-थोड़ा और प्रतिक्रिया भी देता है वो। या कोई अनजान व्यक्ति अगर बच्चे के सामने आता है, तो वो रोने लगता है उसको देख के और अपना कोई जैसे उसकी माता है या उसके पिता हैं या उसकी दादी है, कोई उसको अगर उसके पास आता है तो वो स्माइल करने लगता है और अपने हाथ-पैर को ऐसे हिलाने लगता है, आपने भी देखे होंगे। अगर पालने में बच्चा पड़ा है और ऊपर से अगर आप देखोगे ना उसके पिता, उसकी माता या कोई भी, तो वो एकदम से अपने हाथ-पैर ऐसे कि मुझे गोद में उठाएँगे, वो एक हैप्पीनेस होती है। तो वो चीज़ें दिखने लगती है इसी अवस्था में आपको, है ना? ये चीज़ आपने देखी होगी। चलिए, ये तो हुई आपकी शेष अवस्था की बातें और जो धी चीज़ें आएँगी वो आगे पढ़ते रहेंगे जैसे-जैसे थ्योरीज़ पे आएँगे। अब थोड़ा फ़ास्ट-फ़ास्ट और चीज़ें कर लेते हैं। देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें, जो कि होती है आपकी 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था। इसको एक तो प्री-स्कूल स्टेज कहते हैं। प्री-स्कूल क्यों? क्योंकि ये स्कूल जाने से पहले की अवस्था है, स्कूल के तैयारी का समय है। स्कूल जो स्टार्ट होता है आपका हम अगर माने साइकोलॉजिकल तरीके से या फिर सरकारी स्कूलों की बात करें हम तो 6 साल के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है ना? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई है, ये सबको पता है। तो ये 6 साल से पहले की अवस्था है, तो इसलिए इसको प्री स्कूल कहा है और इसमें आंगनवाड़ी वगैरह का आपका जो चीज़ें चलती हैं, तो इसलिए इसको प्री स्कूल। खिलौने में रुचि होती है, बच्चे को खिलौने खेलना, खिलौनों के साथ में खिलौनों को पहचानने भी लगता है, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय, यानी कि जो आंगनवाड़ी में बच्चों को हम भेज रहे हैं या प्री स्कूलिंग जो एक आजकल स्कूल भी चल रहे हैं, प्राइवेट फॉर्म्स की बात करें, तो प्राइवेट स्कूल चलते हैं जो स्कूल से पहले वाली एजुकेशन देते हैं, प्री स्कूल वाली। तो जैसे कि कोई मदर और फादर दोनों ही अगर वर्किंग हैं और सिंगल पेरेंट्स है मतलब सिंगल हैं दोनों मतलब घर में कोई और व्यक्ति नहीं है, तो वो अपने बच्चे को प्री स्कूल में डाल देते हैं। मोस्टली शहरों में देखेंगे आप इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे वो 1.5 साल के बच्चे को ले लेते हैं और 1.5 साल से उसको 4 साल तक, 5 साल तक ट्रेंड करते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे सब चीज़ें वो सिखाते हैं। तो शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय है मतलब बच्चे को अब एजुकेशन आगे हम देंगे, तो एजुकेशन के लिए उसको तैयार करना है कि किस तरह से वो एजुकेशन में इंटरेस्ट दिखाए। भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। बच्चे का 85% भाषा विकास आपका जो है इस अवस्था में हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग तो शेष अवस्था से ही हो जाती है, ऐसा नहीं शेष अवस्था खाली जाएगी। उसमें बच्चा बैबलिंग करता है, बैबलिंग के बाद जो है एक-एक शब्द बोलना स्टार्ट करता है, वाक्यांश बोलना स्टार्ट करता है, पूरे सेंटेंस भी बोलना स्टार्ट कर देता है। 2 साल का बच्चा बात करना सीख जाता है। 2 साल का बच्चा जो है ना, शेष अवस्था में ही बोलना सीख जाता है। लेकिन हम सिर्फ़ बोलने की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि अलग-अलग स्थितियों में बच्चा अपनी बात दूसरों तक रख पाए। जैसे कि अगर एक 2 साल का बच्चा है, तो वो दुकान पे जाके तो चीज़ नहीं खरीद सकता ना अपने खाने के लिए, लेकिन माता-पिता से कह सकता है कि मुझे कुछ खाना है। तो लेकिन 6 साल का बच्चा अगर होगा,
तो 6 साल तक बच्चा जाके अकेले ही जाके दुकान से सामान खरीद के ले आएगा, अगर आप देखेंगे तो। तो भाषा विकास जो है, वो भाषा विकास जहाँ पे परफेक्टली बच्चा भाषा का इस्तेमाल करने लग जाए, अपनी मातृभाषा का, तो वो इस अवस्था में करने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चा स्कूल आने से पहले ही अपनी मातृभाषा से परिपूर्ण होता है, क्योंकि 6 साल से पहले ही वो सीख चुका है पूरी मातृभाषा, 85% डेवलपमेंट हो चुका है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्कूल जाने से पहले ही बच्चा मातृभाषा सीखा हुआ होता है। उसके अलावा बात करें, उत्सुकता इनमें बहुत ज़्यादा होती है, मतलब नई चीज़ों को जानना, जिज्ञासा, उत्सुकता, प्रश्न पूछता है आपसे बहुत ज़्यादा। घर में भी आपको परेशान कर देगा, मम्मी ये छिपकली दीवार पे क्यों टंगी रहती है? ये ज़मीन पे क्यों नहीं रहती? तो वो कहेंगे उनको वहीं रहना है। वहाँ क्यों रहना है उनको? मतलब इनके पैरों में क्या चुंबक लगी हुई है? दीवार में कैसे चिपकी हुई है? पेड़ की पत्ती हरी ही क्यों है? हरी क्यों है? वो लाल क्यों नहीं है? फूल का रंग लाल क्यों है? वो पीला क्यों नहीं है? आप मम्मी आप घर से बाहर, मतलब आप जो है जॉब करने क्यों नहीं जाती हो? पापा खाना क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब दुनिया भर के इतने ज़्यादा सवाल बच्चे करते हैं ना इस अवस्था में, कि आप जवाब देते-देते थक जाओगे, उनके सवाल खत्म नहीं होंगे। ये चीज़ रहती है इस अवस्था में, और ये जारी रहता है अगली अवस्था में। बाल्यावस्था में भी ये चीज़ें खत्म नहीं होती है, जिज्ञासा वगैरह सब रहती है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। उसके अलावा जीववाद और आत्म केंद्रिता। तो जीववाद तो वो होता है आपका, जब आप किसी निर्जीव चीज़ को जीवित समझ लें। किसी निर्जीव चीज़ को जो गतिमान है या आपके ऐसे काम से रिलेट कर रही है कि आपको लगे कि ये चीज़ काम आ रही है, तो उसको वो जीवित समझ लेंगे। जैसे हेलीकॉप्टर है, वो उड़ रहा है, तो वो गतिमान है। बच्चा देख के बोलेगा कि ये कोई ना कोई जीवित प्राणी है या कोई बड़ा पक्षी है, इसीलिए ये उड़ रहा है। इसी प्रकार से पंखा आपके घर का, पंखे को भी वो जीवित समझ लेगा, क्योंकि वो घूमता है, वो गतिमान है। तो गतिमान चीज़ों को, निर्जीव चीज़ों को जीवित समझ लेना, ये होता है आपका जीववाद, जो कि आता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और जीन पियाजे के सिद्धांत के हिसाब से बात करें तो दूसरी अवस्था में आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी 2 से 7 साल ही होती है, यानी कि 2 से 6 साल के पैरेलल होती है। इसीलिए ये अवस्था जीन पियाजे ने भी इसको उसी अवस्था में डाला है। उसके अलावा आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया मेरे दृष्टिकोण से चले, या पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले। अब इसमें यही लगता है आपको कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है, बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। इसमें अवस्था में बच्चा ऐसे सोचता है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे शादियों में जाते हैं, तो जो किशोर लोग होते हैं, मतलब जो नए-नए लड़के जवान हुए होते हैं या नई-नई लड़की जवान होती है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम शादी में जा रहे हैं ना, तो पूरे ब्रह्मांड के लड़के मुझे ही देख रहे हैं। मतलब मैं ही हूँ क्वीन एलिज़ाबेथ, तो वो ये वाली फीलिंग उनके अंदर रहती है। तो इतना ज़्यादा सज-धज के सब चीज़ें, और अपने आप को बन-ठन के कि देख वो भी मुझे देख रहा है, देख वो वाले 4 भी मुझे देख रहे हैं। हालाँकि वो चाहे नहीं देख रहे हो उनको, लेकिन उनको लगेगा ऐसा ही कि सारी दुनिया मुझे देखने आएगी शादी में। मतलब शादी तो जिसकी हो रही है दूल्हा-दुल्हन, वो तो बेवकूफ़ है, लोग तो मुझे देखने आएँगे। तो वो चीज़ें हैं, ये आत्म केंद्रिता है। अब इस अवस्था में यही होता है। मतलब वो तो एक अलग अवस्था है, वो स्वायत्तता का भाव है, वो अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल था वो आत्म केंद्रिता का। तो ये जो इस अवस्था में वाली आत्म केंद्रिता है, ये अपने दृष्टिकोण को सही मानेंगे। जैसे अगर इन्होंने कह दिया ना आपसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि इन्होंने बोल दिया अगर आपसे कि मैं उड़ सकता हूँ, या इनका जो गुड्डा-गुड़िया है, जो जो खिलौने होते हैं इनके पास, तो ये अपने गुड़िया से बातचीत करते हैं कि बताओ आज आपको क्या खाना है? और उसको खाना भी खिलाएँगे, लो खाना खाओ। तो ये आपसे कहेंगे कि मेरे गुड़िया जो है वो मुझसे बात कर रही है, और वो कहेगी कि गुड़िया ने मुझे ये बोला है कि वो दुखी है, वो सैड है। तो ये बातें जो वो कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से ये है कि उनकी गुड़िया उनसे बात करती है। अब आप चाहे मना करो, चाहे कहो कि वो जीवित नहीं है, चाहे आप कहो कि वो बात नहीं कर सकती, आप जाओ भाड़ में, उनके हिसाब से तो करती है, उनकी बात हो गई पक्की। तो ये है आत्म केंद्रिता। अनुकरण मतलब दूसरे को, बड़े को देख-देख के सीखना, वो अनुकरण है। तो बड़ों को देख-देख के जो है कॉपी करते हैं बच्चे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अ लड़कियाँ भी, या जो बच्ची होती है छोटी, वो अपने माता-पिता को देखती है, माता को देखती है तो उसका मेकअप उठा के लिपस्टिक लगा लेती है, कभी यहाँ गाल पे। तो मतलब उसको देख कर के, जो बच्चे होते हैं लड़के, वो अपने पापा को देखते हैं तो वो जो शेविंग क्रीम होती है वो लगा लेते हैं ऐसे, और तो वो अनुकरण है एक तरह से, है ना? वो चीज़ें आपने देखी होंगी, बच्चे नकल करके सीख ही रहे हैं। तो ये अवस्था हुई आपकी। उसके अलावा बात करें उत्तर बाल्यावस्था, जो आपकी कब है? 6 से 12 वर्ष वाली। इसमें क्या होगा, ये उत्पादी या उद्यमी अवस्था है।
उत्पादी का मतलब ये है शैतान के बाप। कहते हैं ना भाई मेरा बच्चा तो शैतान का भी अब्बा है, वो तो जीने नहीं देता, मेरी तो जिंदगी नरक कर रखी है, वो अवस्था है ये। मतलब आपकी नानी याद दिला दे, वो बच्चा इस अवस्था का, 6 से 12 साल तक का बच्चा। चीज़ें तोड़ना-फोड़ना, इधर-उधर कूदना, एक तो उसके अंदर नई-नई एनर्जी आई होती है। मतलब अभी उसने जो है नई चीज़ें सीखी हैं और बॉडी एकदम एक्टिव है बच्चे की, तो सारी दुनिया नई है, उसको एक्सप्लोर करना है। चीज़ें तोड़ेगा, फोड़ेगा, कभी बाहर जाएगा घर से, कभी अंदर आएगा, कोई मतलब नहीं है उसको दुनिया क्या कर रही है। तो ये उद्यमी है, यानी कि उद्यम काटने वाली अवस्था, ये है वो। उसके अलावा प्रारंभिक स्कूली अवस्था कहेंगे इसको, क्योंकि प्राइमरी में बच्चे का एडमिशन होगा। इसको हम गिरोह अवस्था भी कहते हैं। गैंग एज, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है टेट में, और ये आपका टीचिंग जो वैकेंसीज वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कई बार कि गैंग एज कौन सी अवस्था होती है। तो कई बार तो वो देगा आपको उत्तर बाल्यावस्था, और कई बार सिर्फ बाल्यावस्था, खाली बाल्यावस्था होता है। तो आप बाल्यावस्था वाला ऑप्शन सही लगा देना। अगर आपको दोनों ही ऑप्शन दे दे, मान लो ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो फिर उत्तर बाल्यावस्था लगाना, फिर ये मत लगाना, ठीक है? स्पेसिफिक देगा तो फिर ये लगाना, और अगर सिर्फ बाल्यावस्था दिया तो फिर ये लगा देना। ये गिरोह होती है, कुल मिलाकर 6 से 12 साल तक की अवस्था गिरोह अवस्था, क्योंकि इसमें बच्चे अपनी टीम बिल्ड कर लेते हैं, अपने आस पड़ोस दोस्त बनाएंगे, इधर उधर जो भी जितने भी मोहल्ले में उनके कॉलोनी में लोग बच्चे रहेंगे उनकी एज के, सेम एज के, वो पूरा एक ग्रुप बना लेंगे और फिर वो साथ में खेलते हैं, साथ में क्रिकेट खेल रहे कहीं भी जा रहे। उसके अलावा सृजनात्मकता बढ़ने लगती है इस अवस्था में, तर्क शक्ति इसमें आ जाती है आपकी। देखो तीसरी अवस्था आपने जीन पियाजे की पढ़ी होगी, उसमें तार्किक चिंतन स्टार्ट होता है जिसको हम मूर्त संख्या अवस्था कहते हैं। तो वो भी यही होती है ना 7 से 11, तो 7 से 11 इसके बीच की अवस्था है, मतलब इससे रिलेटेड है। तो ये चीजें इसके अंदर आ जाएंगी बच्चे के। लड़ाई झगड़ा भी बढ़ जाता है क्योंकि ग्रुप बना रहे हैं, गैंग बना रहे हैं भाई वो, हालांकि ये मिनी गैंग है, ये कोई आतंकवाद नहीं है। तो गैंग बना रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा तो करेंगे, है ना? इधर एक ग्रुप, उधर अगर खेलते खेलते उसकी गेंद अगर पानी में चली गई तो वो उसको पीट देगा, वो इस तरह की चीजें। पढ़ने में भी बच्चा रुचि दिखाने लगता है इस अवस्था में, इसलिए ये एज इंपॉर्टेंट भी है आपकी, कि आप एजुकेशन के लिए बच्चे को बढ़िया माहौल दें, अच्छा वाला माहौल दें, है ना? चलिए, उसके अलावा बात करें, नेक्स्ट है आपका किशोर अवस्था। तो एडolescence और टीन एज इसको हम कहते हैं, ये होती है आपकी 12 साल से लेके 18 वर्ष तक की। ये सबसे जटिल अवस्था है, सबसे तनाव की अवस्था है। सबसे जटिल मतलब इसलिए कहा गया है इसको, कि सबसे ज्यादा टेंशन बिल्ड करने वाली, मतलब इसमें ऐसी-ऐसी चीजें होती है ना जो इंसान को जीने नहीं देती। कुल मिला के मैं बात करूँ, जैसे जब लड़कों की नई-नई मूछें निकलने स्टार्ट होती है ना, मतलब मैं खुद अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उस अवस्था में ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पे बाल क्यों आ रहे हैं यार ये? मतलब बाल आना वो भी फेस पे, कितना बेकार लगता था। मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं, और उसको साफ नहीं कर सकते आप। साली सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अगर आपने वो जो छोटे-छोटे बाल जब निकल के आ रहे हैं, अगर आपने उनको क्लीन किया तो आपके अब्बा, आपके पापा जो है लगा देंगे आपको जबरदस्त ताले, कि तुझे अभी से ही जो है शेविंग करनी है, वो चीज़ है। और हमें अच्छा लगता नहीं है। अब साथ की लड़की है, स्कूल में जाएँगे, क्लास में वो देखेगी, यार इसके तो बाल आ रहे हैं, अच्छा थोड़ा लगेगा। तो वो उसी तरह से चीज़ें होती हैं, और साथ में जैसे लड़कियाँ हैं, लड़कियों के भी क्या होता है, शारीरिक बदलाव होंगे उनके, है ना? शरीर में उनके चेंजिंग आएगी, जो लेडी बनने जा रही हैं वो, तो उनको भी थोड़ा अजीब फील होता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, ये चीज़ें। उसके अलावा लड़कियों में आपका जो है आपका मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है आपका, तो उसमें भी जो है वो एक टेंशन बिल्ड करने वाली चीज़ है। एकदम से कुछ शरीर में नया परिवर्तन जो आपने पहले कभी सोचा नहीं है, इमेजिन नहीं किया, जो कि पेनफुल भी है, और जो कि आपका जो है एक अजीब-सी फीलिंग है, तो वो बहुत बड़ी टेंशन बिल्ड हो जाती है ना? बाद में तो चलो कंट्रोल करना सीख गए हम, हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत जब होती है ना, वो बड़ी तकलीफ वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बहुत दिक्कत देती हैं यार, बहुत सारा दिमाग में हलचल मचती है, क्योंकि वो नई चीज़ें हैं, उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये चीज़ें, और तनाव तो रहता ही है, फिर इसमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ आएँगी ना, तनाव, टेंशन इसलिए कह रहे हैं, ये चीज़ें तो हुई जो आपके शारीरिक बदलाव हो रहे हैं। अब साथ में दिक्कत ये है कि आपको प्यार भी इसी उम्र में होगा, मतलब शुरुआत भी इसी उम्र में होगी, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कहाँ गया? नीचे लिखा है मैंने शायद वो, ये वाला। अपोज़िट सेक्स की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा, अपोज़िट सेक्स आपको पसंद करने लगेगा, लड़का है, लड़कियाँ उसको अच्छी लगने लग जाएँगी, लड़की है, उसको लड़के अच्छे लगने लग जाएँगे। चाहे वो गधे की शक्ल का हो लेकिन बढ़िया लगेगा, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेज़ हो रहे हैं ना, अंदर से तो सब चीज़ें बदल रही हैं, दिमाग में आपके जो है केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं। तो फिर
अब अगर आप देखो, आप इमेजिन करो, अगर आप जो है, आप लोग तो बड़े हैं, आपका सबसे फर्स्ट क्रश जो होगा स्कूल के टाइम पे या कहीं पे भी, आप स्कूल में हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो, चाहे आपने उसको बताया हो चाहे ना बताया हो, आपके मन में जरूर रहा होगा कि यार ये लड़का या ये लड़की कितनी अच्छी लगती है। उस टाइम पे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वही थी। और अब आप बड़े हो गए हैं तो आप कहोगे अबे साला सबसे बदसूरत लड़की यही थी। क्योंकि उस टाइम पे सबको अच्छा लगता है उस टाइम पे, क्योंकि शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं। अब बड़े होके आप सोचेंगे अबे यार ये तो वाक़ई में कुछ भी नहीं था। क्या था, मैं पागल था क्या? ये लड़की भी सोचती है मैं पागल थी क्या? ये क्या देखा था मैंने उस टाइम में? तो ये चीज़ें रहती हैं। अब उस टाइम पे थोड़ी टेंशन बिल्ड होती है, ठीक है? बाकी देखो शारीरिक संरचना में बदलाव आएगा आपका, जो कि हम ज़िक्र कर चुके हैं। हाँ, लड़कों में भी लड़कियों में भी फिजिकली चेंजिंग होंगे। प्रजनन अंगों का विकास होगा आपका। प्रजनन अंग आपको पता ही है, हाँ, वो चीजें जो बर्थ देगी लड़की बच्चे को, तो उसके लिए जो आपका मासिक चक्र है वो भी इसी का हिस्सा है, तो वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। लड़कियों का शरीर जो है वो लड़कों की तुलना में जल्दी विकास करता है। किशोरावस्था में 12 साल से 18 के बीच में अगर देखेंगे, अगर सेम एज की लड़की है और सेम एज का लड़का है, तो लड़की आपको ज्यादा बड़ी लगती है ना? उसकी हाइट भी कई बार बड़ी हो जाती है। मतलब सेम एज का लड़का लड़की है, तो लड़की की हाइट कई बार ज्यादा निकल जाती है ऊंची, लड़के की कम। फिर लड़की की हाइट रुक जाती है और लड़के की बढ़ती रहती है, तो लड़का फिर लंबा हो जाता है। तो ये मतलब इस स्टेज में अगर बात करें, 12 से 18 भी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है 12 से 15। मैंने जो अपनी कम्युनिटी में या अपने समाज में लोगों को देखा है, बच्चों को ऑब्जर्व किया है, 12 से 15 वाले स्टेज में, इस उम्र में लड़कियों का विकास तेज होता है और लड़कों का थोड़ा सा स्लो होता है। तो होता लड़कों का भी है, लेकिन दिखने में अगर लगेगा आपको, मैच्योरिटी लेवल देखोगे तो लड़कियों में ज्यादा, जो कि साइकोलॉजी भी बोलती है। ठीक है, स्वायत्ता का भाव आता है आपका। स्वायत्ता क्या है? स्वायत्ता होता है अपने वजूद की तलाश। एक शेर भी है इस तरह का, तू अपने वजूद की तलाश में निकल, तू ना हताश हो, ऐसा कुछ कर करके है, मुझे याद नहीं है पूरा। तो इसमें बच्चे को ये रहता है कि मैं क्या हूँ इस दुनिया में, या यहाँ इस समाज में, मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे स्कूल में मेरी क्या पहचान है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। वो चीज आती है आपकी इस स्टेज में, किशोर अवस्था में, और उस फीलिंग को कहते हैं आप स्वायत्ता। वहां पे होता है ना कि यार कुछ भी हो जाए, जो मेरी क्रश है उसके सामने टीचर मेरी पिटाई ना करे, चाहे कमरे में बंद करके मेरे पे लठ बजा ले, तू यार सब उसके सामने कुछ मत कहना, बस। तो ये मतलब वो रहता है ना, तो ये स्वायत्ता का भाव है कि मेरी इज्जत, मेरी रेस्पेक्ट, या मैं भी कुछ हूं, तो वो चीज आती है इस अवस्था में। अब संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता आ जाती है आपकी, जो कि मेंटल आपकी जो कि जीन प्याजे भी कहते हैं, फोर्थ स्टेज है आपकी 11 वर्ष के बाद वाली, तो उसमें परिपक्वता आ जाएगी। सृजनात्मकता आपकी परिपक्व हो जाएगी, कल्पनाशीलता आपकी परिपक्व हो जाएगी आपकी, है ना? सब चीजें तरीके से आप सीखने लगेंगे। उसके अलावा निडरता आपके अंदर आ जाएगी। निडरता इस अवस्था में, बच्चे ऐसे होते हैं मतलब पहाड़ हम ही तोड़ देंगे। अब अगर बात करें ना, हमें कोई चैलेंज दे, पूरा देश जला देंगे हम, सामने से देख लो। फिर इस तरह की चीजें, अब कोई डर नहीं किसी का, ना बाप का डर, ना माँ का डर, ना पुलिस का डर, कोई मतलब नहीं है। तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो है उछल कूद करने वाले या कुछ भी कर गुजरने वाले जो बच्चे होते हैं, वो किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं। इसलिए कहते हैं किशोरावस्था, अगर बात करें ना कि मैं अगर आपसे कहूँ कि पूरे जीवन में माता-पिता को अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा ध्यान कौन-सी अवस्था में देना है? तो भाई किशोर अवस्था में देना, सबसे ज़्यादा। यही अवस्था है जो आपको एक अच्छा इंसान बना दे या फिर आपको एक क्रिमिनल बना दे, यही अवस्था है। इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप आगे चल के क्या बनेंगे, वो इसी अवस्था पे डिपेंड करता है। किशोर अवस्था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा इसमें है। संवेगात्मक अस्थिरता रहती है। संवेग मतलब इमोशंस आपके, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी दोस्ती कर लेंगे किसी से, बहुत जल्दी आप रो भी पड़ते हैं। तो संवेगात्मक परिपक्वता आपके अंदर नहीं होती। संवेग आपके जो है बहुत डगमगाते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, इस तरह की चीज़ें। अवास्तविक आकांक्षाएँ, ये आप जो है इसमें मान लेते हैं। जैसे मैंने किसी का एग्ज़ाम्पल भी सुना था, और अपनी तरफ से भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से भी, इस अवस्था में ऐसा रहता है कि अ, अरे आईआईटी का टॉपर मैं ही तो हूँ 4 साल बाद, और यही तो कि बृहस्पति ग्रह पे तो मंगलयान मैं ही भेजूँगा, और देख लेना तो 5 साल के बाद मैं ही तो भेजूँगा, और कोई थोड़ी भेजेगा। इस देश में मैं ही तो हूँ जो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा क्रिकेटर में, या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ा है। मैं तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ जाऊँगा। तो ये चीज़ें मतलब इतनी बड़ी-बड़ी बातें करना जिनका कोई सिर पैर नहीं है, वो चीज़ें अवास्तविक इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि वो रियल नहीं है। उनकी जो उम्मीदें हैं,
वो रियल नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ें सही भी है, क्योंकि वो इतनी बड़ी सोचते हैं, तो एक लेवल तक प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं। तो उनके अंदर एक तो किसी चीज़ को पाने का लिए एक दृढ़ निश्चय पैदा होता है, हिम्मत पैदा होती है, टेंशन बिल्ड होती है, काम करते हैं, वो चीज़ें उसके अंदर आती हैं, सही भी है ये। इसको वयस्कता की दहलीज कहेंगे, क्योंकि इसके बाद जस्ट आप जो है एडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको दहलीज कहते हैं। दहलीज मतलब दरवाज़ा, कि उस पार जो है आप बड़े हो जाएँगे, आप वयस्क अवस्था तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो ये विशेषताएँ हो गई आपकी सारी स्टेजेस की। आई थिंक काफ़ी थोड़ी-सी लंबी हो गई क्या वीडियो? कोई बात नहीं, पर मुझे लगा कि अच्छी होगी वीडियो, मतलब इंटरेस्टिंग तो आपको लग रही होगी, समझने में अगर बात करेंगे तो, है ना? चलिए, बाकी और भी हैं इसके पॉइंट, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। बाकी इससे आगे का कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? वीडियो आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, मज़ा आया या नहीं आया? और इसी तरह की चीज़ें हम आगे करेंगे और हर सब्जेक्ट को ऐसे बेसिक से ही लेके चलेंगे एक-एक टॉपिक को बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, आसान भाषा में। कोई भी डाउट होगा, कोई ऐसी इस वीडियो में भी अगर कोई ऐसा लगेगा पॉइंट आपको कि ये वाली बात समझ नहीं आई या ये वाला शब्द समझ नहीं आया, उसको कमेंट में लिख देना, ताकि कल उसको फिर से हम अलग मतलब कल वाली वीडियो में उसको ऐड कर पाएँ, ठीक है? बाकी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और जितने भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।